हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया ना। मेरा नाम है रूपेश कुमार महतो और आप सभी का हमारे और अपने प्यारा से यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं लेकर आ चुका हूँ एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी डिप्लोमा सेकंड सेमेस्टर का एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी यानी ईवीएस का यूनिट 3 और यूनिट 4 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस वीडियो में मैं आपको इसका यूनिट 3 का टोटल 4 क्वेश्चन और यूनिट 4 का टोटल 5 क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा। ठीक है दोस्तों। यूनिट 4 किधर गया? यूनिट 4 ये देखिए, यूनिट 4 का टोटल 5 क्वेश्चन में और आंसर के साथ बताऊंगा। देखिए यूनिट 4 का 1 2 3 4 5 क्वेश्चन और उधर यूनिट 3 का टोटल 4 क्वेश्चन और आंसर के साथ बताऊंगा। ठीक है, तो आप वीडियो में एकदम शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिए। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन को पढ़कर समझा देता हूँ। तो टोटल चारों क्वेश्चन को एक साथ पढ़ लेता हूँ। पहले लिख रहा है कि डिफाइन नॉइज पोल्यूशन एंड इट्स सोर्सेज। आपको नॉइज पोल्यूशन और उसके सोर्सेज को बताना है। ठीक है, कि कहाँ से नॉइज पोल्यूशन होता है, उसका जो उद्गम का जो स्थल है, मतलब जो उसका सोर्सेज है वो बताना है और डिफाइन करना नॉइज पोल्यूशन को। दूसरा क्वेश्चन रहेगा एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन। आपको नॉइज पोल्यूशन का प्रभाव को बताना है कि नॉइज पोल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ता है। तीसरा क्वेश्चन डिस्क्राइब द कंट्रोल मेजर फॉर नॉइज पोल्यूशन। आपको नॉइज पोल्यूशन को कंट्रोल करने का क्या क्या हमारे पास कदम है, क्या क्या हम कदम उठा सकते हैं वो बताना है। उसके बाद है कि व्हाट आर द की प्रोविजंस फॉर द नॉइज पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स 2000। यानी नॉइज पोल्यूशन मतलब सरकार ने नॉइज पोल्यूशन को रोकने के लिए एक रूल लाया था सन 2000 ईस्वी में, रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स, नॉइज पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल 2000। तो उसका आपको की प्रोविजंस बताना है, यानी उसका क्या कदम था। ठीक है, क्या उसमें कदमें उठाए गए थे। तो चारों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। चलिए हम लोग आंसर को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों वो था आपका नॉइज पोल्यूशन क्या होता है और उसका सोर्सेज को बताना है। तो देखिए नॉइज पोल्यूशन यानी सिंपल सा अगर कहा जाए तो नॉइज पोल्यूशन यानी ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण का आपको उसका डिफिनेशन लिखना है। तो डिफिनेशन इसका कुछ खास नहीं है, केवल जिस तरीके से हमने एयर पोल्यूशन देखा है ना, उसी तरीके से हम लोग नॉइज पोल्यूशन भी यहाँ पर बोल सकते हैं। जिस तरीके से हमने वाटर पोल्यूशन को भी देखा है उस तरीके से नॉइज पोल्यूशन को भी हम लोग बोल सकते हैं कि ध्वनि में यानी साउंड में जब साउंड पोल्यूटेड हो जाता है कई तरीके के डिस्टर्बेंस के कारण, तो उस तरीके को उसको हम क्या कहते हैं, नॉइज पोल्यूशन। मतलब आप इसको जोड़कर लिख सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर डिफिनेशन लिखा नहीं है। ठीक है, तो इसके ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, मतलब कुछ भी। तो नॉइज पोल्यूशन का सोर्सेज मैं आपको बता देता हूँ, यानी कहाँ से नॉइज पोल्यूशन होता है। तो इसका सोर्सेज है इंडस्ट्रियल मशीनरी, यानी जो फैक्ट्रीज में बड़े बड़े जो मशीनरी यानी मशीनों के चलने से जो आवाज़ें निकलती है, जो ध्वनि जो है बहुत मोटा मोटा ध्वनि निकलती है, तो जिस कारण से नॉइज पोल्यूशन होता है। और ट्रैफिक का हॉर्न तो आप लोग देखते होंगे, हम लोग जैसे धनबाद इलाके में रहते तो बैंक मोड़ के पास तो आप लोग देखे होंगे कैसे मैंने ट्रैफिक के इतना मैंने जाम लगा रहता है। और चलिए ना बात कर, मेरे को जानता नहीं। एक सब लोग को जल्दबाजी में है ना, सब लोग जल्दबाजी में, कोई अपना गाड़ी का हॉर्न बजा रहा है तो कोई है ना, तो इस कारण से ट्रैफिक का भी ये जो शोर शराबा जो है ये नॉइज पोल्यूशन के कारण बनता है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन, यानी किसी पर जैसे कहीं घर वगैरह बन रहा है, कहीं पुल बिल्डिंग वगैरह बन रहा है तो वहाँ भी तोड़ फोड़ का आवाज़ सुनाई दे रहा है, तो वो भी नॉइज पोल्यूशन का कारण है। तो ये सब क्या है, कॉजेज या फिर सोर्सेज एक ही हुआ। ठीक है, नॉइज पोल्यूशन का तो ये हो गया। तो देखिए मैंने आपको पिछला ही वीडियो में बताया था कि ईवीएस का हम लोग पूरा डिटेल हम लोग लिख नहीं पाएंगे। ठीक है, इस वीडियो में, क्योंकि अगर डिटेल लिखने जाएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा मैंने वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैं उसका आंसर से की पॉइंट्स को उठा करके यहाँ पर आपके लिए लिखा हूँ, ताकि कम से कम आप लोग एग्जाम से पहले सुबह में जैसे 1:30 बजे आपका एग्जाम शुरू होगा तो आप लोग क्या करेंगे, सुबह तक एकदम इसको एक बार अच्छा से रिवाइज कर पाएंगे, एकदम 10 मिनट में क्लियर हो जाएगा रीडिंग करके। ठीक है, हर एक पॉइंट्स को रीडिंग मार लीजिए, एग्जाम में जाकर के अच्छा खासा आप जोड़ जाड़ के लिख सकेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं, मेजरमेंट्स इसका दे दिया। ठीक है, ये सब देखिए आपका सिलेबस में सारा कुछ दिया हुआ है, सिलेबस में क्वेश्चन भी दिया है, आंसर भी दिया है, तो उसी में आपका दिया था सोर्सेज ये सब दे दिया था, मेजरमेंट्स भी दिया है, डेसिबल में और साउंड प्रेशर लेवल्स पे हम क्या करते हैं, नॉइज पोल्यूशन को मेजर करते हैं। सेकंड क्वेश्चन था कि नॉइज पोल्यूशन का हमारे दैनिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, उसका इफेक्ट्स को बताना है। तो नॉइज पोल्यूशन का जो इफेक्ट है, अगर हम लोग नॉइज पोल्यूशन वाला एरिया में रहेंगे जहाँ पर तोड़ फोड़, कहीं कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कहीं ट्रैफिक, अगर 4 लाइन रोड के किनारे रहेंगे है ना, तो क्या होगा, 4 लाइन रोड तो चलिए खुला जगह है, अगर आप लोग कहीं ये क्या बोलते हैं रेलवे फाटक वगैरह के सामने रह रहे हैं ना, घर वगैरह है, तो फिर वहाँ पर आप लोग देखे होंगे कि काफ़ी ट्रैफिक के वजह से आपको कई सारे चीज़ों का सामना करना पड़ता है, जैसे हियरिंग लॉस। अगर बूढ़े इंसान है तब तो खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय, गया उसका टिकट कट गया है ना, हियरिंग लॉस है ना, सुनने की क्षमता में पूरा खत्म हो जाएगा। स्लीप डिस्टर्बेंस है ना,
अब रात को सो नहीं पाएंगे, दिन को भी सो नहीं पाएंगे, है ना। मेरा एक दोस्त का घर है यहीं पर रोड किनारे, वो कहता है कि इतना गाड़ी मैंने चलता है ना कि हर एक कोई हीरो होंडा का ट्रैफिक, कोई हीरो होंडा का हॉर्न बजा रहा तो कोई बड़े बड़े ट्रक का हॉर्न बजा रहा है ना, एकदम माथा खराब हो जाएगा, है ना। उसके मैं जानता हूं आपको कितनी दिक्कतें आई है। बाद जिस कारण से आपका स्ट्रेस यानी तनाव बढ़ते जाएगा, रात को सो नहीं पाएंगे। अगर कोई मान लेते हैं रात को कामकाजी इंसान है, वो काम करने जा रहा है, ठीक है, और दिन को सोना चाहता है, तो दिन को भी वो ट्रैफिक की वजह से बहुत सारा शोर शराबा की वजह से सो नहीं पाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, तनाव बढ़ते जाएगा, फिर उसका तबीयत खराब हो जाएगा, तो मेडिकल से दवाई वगैरह लेना होगा। तो ये सब क्या है दोस्तों, ये नॉइज़ पोल्यूशन का इफेक्ट है, ठीक है, प्रभाव कि हियरिंग लॉस, स्लीप डिस्टर्बेंस, स्ट्रेस, इसको आप जोड़ जाड़ के एक पेज आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन में था कि आप नॉइज़ पोल्यूशन को कंट्रोल करने का क्या क्या मेजर्स है, ठीक है, क्या क्या कदम आप उठा सकते हैं अपनी ओर से। तो देखिए सरकार ने भी एक रूल लाया था 2000 में, और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, तो क्या रूल उसमें, ये तो अलग से क्वेश्चन का आंसर है, ये वाला एक अलग का क्वेश्चन का भी आंसर है, तो इसमें भी मैं जोड़ दिया हूँ। तो नॉइज़ पोल्यूशन रूल 2000, ठीक है, इसमें क्या था, सेट स्टैंडर्ड्स, सेट नॉइज स्टैंडर्ड। जिस तरह से हमने एयर पोल्यूशन में देखा था ना कि एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया था। फिर रेगुलेट नॉइज लेवल्स, हम नॉइज लेवल्स यानी जिस तरीके से एयर लेवल को हम एयर क्वालिटी को रेगुलेट कर सकते थे एयर, उसी तरह से नॉइज लेवल को भी हम रेगुलेट कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब हम कुछ अपने आप कर सकते हैं। अब जैसे हमारा रूम है, जैसे हमारा स्टूडियो, ठीक है, वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे नॉइज पोल्यूशन को रोकने के लिए, हम जैसे आप लोग देखेंगे कृत्रिम घास वगैरह आता है, तो वो सब लगा देंगे, तो फिर क्या होगा, एब्जॉर्ब कर लेता है ना साउंड को। तो साउंड प्रूफिंग लगा करके, उसके बाद नॉइज बैरियर, ठीक है, नॉइज बैरियर, ये सब भी मतलब ये सब क्या है, नॉइज को माने एब्जॉर्ब यानी नॉइज को कंट्रोल करने का तरीका है, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों। उसके बाद हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है इस यूनिट का, वो था आपका सरकार ने क्या कदम उठाया था। तो एक रूल लाया था 2000 ईस्वी में, क्या था, नॉइज पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल 2000। तो इसमें वही है, बताया ना, सेट नॉइज स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेट नॉइज लेवल्स, किस तरीके से आप नॉइज को थोड़ा कम कर पाएंगे, ठीक है। और उसके कुछ नियम भी है ना। आप लोग अपने से देखिए, हर चीज़ सरकार नहीं कर सकती, सरकार माने घोषणा जारी करती है, करना हम ही लोगों को होता है। सेट नॉइज स्टैंडर्ड्स सेट कर दिया, ठीक है। तो ये सब हो गया। तो नॉइज पोल्यूशन मुझे पता है कि ये सब आप लोग खुद से लिख सकते हैं, फिर भी मैं आपको थोड़ा याद करा दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन अब यूनिट 4 का देखते हैं। यूनिट 4 में टोटल 5 क्वेश्चन था, सबका हम लोग बात करेंगे। तो पांचों क्वेश्चन में सबसे पहले तो मैं आपको पांचों क्वेश्चन को पढ़कर समझा देता हूँ क्या है, फिर उसका एक एक करके आंसर को देख लेंगे। तो लिखा है कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन का सोर्स क्या है, जिस तरीके से नॉइज पोल्यूशन का सोर्स देखा ना, उस तरीके से वाटर पोल्यूशन का क्या सोर्स है। डिस्क्राइब द टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर पोल्यूटेंट्स। देखिए वाटर पोल्यूटेंट्स, तो वाटर पोल्यूटेंट्स के गुण को बताना, कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके टाइप्स को बताना, कितने तरीके का वाटर पोल्यूटेंट्स होते हैं। पोल्यूटेंट्स मतलब जो पोल्यूशन करते हैं, ठीक है। ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में रहेगा कि एक्सप्लेन द कंट्रोल मेजर फॉर वाटर पोल्यूशन एंड व्हाट आर द की प्रोविजंस फॉर वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। जिस तरीके से हमने एयर पोल्यूशन का भी एक्ट देखा था, रूल देखा था 1981 देखा था 1981। ये सब थोड़ा याद रखिएगा, भले एग्जाम में तो ये सब दिया रहेगा, लेकिन फिर भी आपके नॉलेज के लिए आप इसको याद रख सकते। जैसे एयर पोल्यूशन एक्ट कब लाया गया था 1981 में, वाटर पोल्यूशन एक्ट कब लाया गया था 1974 में, नॉइज पोल्यूशन एक्ट कब लाया गया था सन 2000 ईस्वी में। तो ये सब आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। हाँ, क्या लिखा है कि कंट्रोल कैसे कर पाएंगे वाटर पोल्यूशन को, और वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने ये रूल लाया था, क्या नाम क्या है, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। तो इसका की प्रोविजंस क्या क्या, मुख्य कदमें क्या क्या है। तो ये रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। और तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये आप लोग सुने होंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। तो इसका इंपॉर्टेंस को बताना है, हम क्यों करते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसका महत्व क्या है, ठीक है। तो ये आप लोग पढ़े हैं ज्योग्राफी बुक में, मुझे पता है, तो इसका आप लोग आंसर लिख सकते हैं, फिर भी मैं आपको थोड़ा याद करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा कि व्हाट आर द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन। अब यहाँ पर देखिए, अब वाटर पोल्यूशन खेल खत्म हो गया, नॉइज पोल्यूशन खत्म हो गया, एयर पोल्यूशन खत्म हो गया, टोटल 3 तरीके का हमने पोल्यूशन अभी तक देख लिया, ठीक है। उसके बाद सॉइल पोल्यूशन। ये सॉइल पोल्यूशन क्या होता है इसको देखेंगे। सॉइल पोल्यूशन का कॉजेज, कारण बताना है, किस कारण से सॉइल पोल्यूशन होता है, और इफेक्ट्स, उसका क्या प्रभाव पड़ता है दैनिक जीवन में। ये रहेगा चौथा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन रहेगा कि एक्सप्लेन द प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर सॉइल पोल्यूशन। सॉइल यानी मिट्टी प्रदूषण, मृदा प्रदूषण को रोकने का, प्रिवेंट करने का, उससे बचाव का क्या क्या आप मेजर्स, क्या क्या आप कदम उठा सकते हैं। ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है, सारा। और देखिए 5 लगभग हम यूनिट 5 तक पहुँच गए, यूनिट 3 और 4, यूनिट 4 तक पहुंच गया। अब यूनिट 5 और 6 बचा, मात्र 2 यूनिट खत्म हो जाएगा। तो देखिए अभी तक हम लोग कुछ हार्ड वगैरह नहीं देखे, ठीक है, मतलब सब कुछ बिना पढ़े भी आप लोग जाकर के लिख सकते हैं, फिर भी थोड़ा बहुत मैं आपको याद करा दे रहा हूँ, ठीक है।
देखिए वाटर पोल्यूशन, सबसे पहला क्वेश्चन था कि वाटर पोल्यूशन का सोर्सेज बताना है और उसका वाटर पोल्यूटेंट्स का टाइप्स और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स बताना था। तो वाटर पोल्यूशन आखिर उसका सोर्स क्या है, वाटर पोल्यूशन कहाँ से होता है, तो ये सब तो आप लोग खुद से लिख सकते हैं कि इंडस्ट्री से जो जहरीली जो रासायन निकाला जाता है, हैजार्डस केमिकल्स, और सीधे नली के माध्यम से वो सीधे नदी में जाता है, तो जिस कारण से जो नदी का पानी है वो प्रदूषित हो जाता है। तो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, ठीक है, इंडस्ट्रियल इमिशन वही हुआ। उसके बाद देखिए केवल इंडस्ट्री ही जिम्मेदार नहीं है, हमारा घर भी जिम्मेदार है, आप लोगों का घर भी जिम्मेदार है, ठीक है। डोमेस्टिक सीवेज है ना, जो घरेलू नालियों की जो गंदगी निकलती है वो तो नदी में तो नहीं जाएगा। अगर किसी का सामने में नदी है तो चलो उसका नदी में चल जाएगा, लेकिन हम लोग का घर का सामने नदी नहीं है, तो हम लोग का फिर कचरा कहाँ जाएगा, गंदा पानी कहाँ जाएगा, नहाने के बाद जो गंदा पानी है वो कहाँ जाएगा, वो आसपास का जो वाटर सोर्स है वहाँ जाएगा। जैसे कोई मान लेते तालाब के घाट पर जिसका घर है, तो उसका फिर सारा गंदा पानी कहाँ जाएगा, तालाब में जाएगा, है। तो डोमेस्टिक सीवेज भी बहुत बड़ा जिम्मेदार है, ठीक है। एग्रीकल्चरल रन ऑफ, ठीक है, जो खेतों अब बहुत जगह तो खेती वगैरह नहीं भी हो रहा है, तो ये थोड़ा कम हुआ है, लेकिन बड़े बड़े लार्ज एरिया में अभी भी होता है, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश वगैरह में अभी भी होता है, ठीक है। तो एग्रीकल्चरल रन अप जो आप लोग देखे होंगे कि जल्दी खेती माने उत्पादकता प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम लोग कई तरीके के मतलब क्या बोलते फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड का यूज करते, उर्वरक वगैरह का यूज करते। और फिर क्या होता है, रेन जब पानी गिरता है, ठीक है, बरसात के दिनों में फिर वो सारा घुल मिल के बह करके फिर नदी में चल जाता है या फिर आस पड़ोस के वाटर सोर्स में चला जाता है। तो अधिकतर जो खेती होता है वो नदी के किनारे होता है, ठीक है, ताकि पर्याप्त मात्रा में पानी मिल सके। तो सारा गंदगी कहाँ जाता है, केमिकल पानी में जाएगा, नदी का पानी में, जिससे वाटर पोल्यूशन होगा। फिर माइनिंग एक्टिविटीज़, तो माइनिंग एक्टिविटीज़ वही हुआ, आप लोग समझ रहे हैं माइनिंग एक्टिविटीज़ मतलब, ठीक है। खदानों का जो कचरा वगैरह है, जो एकदम गंदगी है, सारा कहाँ जाएगा, पानी में, जिससे क्या होगा। और वही पानी तो जैसे आप लोग देखे होंगे, अगर किसी का घर के सामने अगर खदान वगैरह है, आप लोग देखे होंगे कि खदान में भी पानी निकल रहा है, वहाँ भी लोग नहाते हैं ना, हाँ। तो नहाते हैं तो फिर वहाँ में नहाने के बाद वहाँ का सारा पानी क्या बहुत दूर तक भरे जाता है, और फिर जा करके कहीं नाला में मतलब कोई बड़ा बांध वगैरह में गिरता है ना, सारा पानी आकर स्टोर होता है, तो वो भी सारा गंदा पानी यानी मिला जुला करके वाटर को पोल्यूशन किया जा रहा है, ठीक है। तो ये सब हो गया दोस्तों वाटर पोल्यूशन का सोर्सेज, कहाँ से वाटर पोल्यूशन होता है। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स देख लिए, डोमेस्टिक सीवेज घरों से, जो एग्रीकल्चरल रन ऑफ खेती से, माइनिंग एक्टिविटीज खदानों से। चलिए ये हो गया। अब इसका वाटर पोल्यूटेंट्स यानी जो प्रदूषक है, प्रदूषक जो प्रदूषण करने वाले कारकों को प्रदूषक कहते हैं। तो प्रदूषक यानी वाटर जल प्रदूषण का टाइप्स को बताना है। तो टोटल में यहाँ पर आपको टोटल 5 टाइप में आपको बताऊंगा, ठीक है। टोटल 5 टाइप। तो 5 टाइप को ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए इसको, क्योंकि ये आप लोग खुद से लिख नहीं पाएंगे, इसका टाइप्स को बताना बहुत जरूरी है। तो पैथोजेंस ये एक टाइप है, ठीक है। इसके अंदर में क्या क्या आता है, जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस, ये सब आता है। पैथोजेंस यानी ये एक वाटर पोल्यूशन का, वाटर पोल्यूटेंट्स का टाइप है पैथोजेंस। इसके अंदर में बैक्टीरिया आता है, वायरसेस आता है। न्यूट्रिएंट्स, इसके अंदर में नाइट्रोजन, फास्फोरस खेती से जो होता है वो सब आता है, जो वाटर को पोल्यूशन करता है। इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स में हेवी मेटल्स आते हैं, जो घरों से जो निकलते हैं। हम लोग घरों से क्या अधिकतर निकलता है, सूखा कचरा निकलता है, तो वो सब भी पानी में जाएगा, पानी के साथ बहली नाली के माध्यम से, तो वो भी वाटर पोल्यूटेंट्स है। उसके बाद ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स में पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड, इंडस्ट्रियल केमिकल्स, ये सब हो जाएगा। उसके बाद सेडिमेंट्स के अंदर में सिल्ट, क्ले, मिट्टी का जो कटाव जिस कारण से होता है, सिल्ट, क्ले, ये सब क्या है, मेरा आपका वाटर का पोल्यूटेंट्स है, जो वाटर पोल्यूशन का माने कारण बनता है। यही सब जो है ना, यही सब वाटर पोल्यूशन करता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं वाटर पोल्यूटेंट्स, इस सब का गुण क्या है। ये सब का गुण है टॉक्सिसिटी, परसिस्टेंस, बहुत लंबे समय तक रहते हैं, बायोडिग्रेडेबिलिटी, कुछ अपचयित हो जाते हैं मतलब मृदा में, ठीक है। और सोल्युबिलिटी, ये जल में घुलनशील है, ये सबसे बड़ी बात। अब जैसे केमिकल्स है, तो केमिकल तो जल में घुलनशील हो जाएगा, जिसको अगर मान लेते कचरा वगैरह है तो हम उसको छाट के हटा सकते हैं, चलिए हम जल को थोड़ा साफ सुथरा कर पा रहे हैं। अगर मान लेते केमिकल्स हम बाहर है, अच्छा नहाने के बाद जो साबुन पानी है वो यदि बहा देता है, फिर क्या वो तो जल में घुलनशील है, तो वो तो बह के चल जाएगा, तो उसको तो हम रोक नहीं पाएंगे। तो ये सब क्या है, पोल्यूटेंट्स का गुण है, कैरेक्टरिस्टिक्स कि टॉक्सिसिटी, परसिस्टेंट, बायोडिग्रेडेबिलिटी, सोल्युबिलिटी, ये 4 चीज़ आपको रट के रखना है। हो गया, ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कोई समझने में दिक्कत नहीं हो रही ना, क्या समझने में दिक्कत होगी, ये सब बिना पढ़ने में आपको समझ में आ जाएगा। मैं यदि नहीं भी बताऊंगा फिर भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इतना आसान भाषा में लिखा गया है, और भाषा में कहाँ लिखा गया, ये तो केवल पॉइंट्स से, और पॉइंट्स को केवल याद, मेमोरी टिप्स खाली आपको देख के जाना, एग्जाम में एकदम भर के आ जाएंगे को। अच्छा, ठीक है।
उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 था कि वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने का क्या क्या मेजर था। तो वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने का और साथ ही साथ क्या प्रोविजंस था, सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए गए थे। तो इसका देख लीजिए, ये भी आप लोग लिख सकते खुद से। तो क्या क्या आप कदम उठा सकते हैं अपनी तरफ से, जो आपको पता है, जिस तरीके से हम आप वाटर का पोल्यूशन को आप कम कर सकते हैं, वही हो गया उसका कंट्रोल मेजर। तो पहला है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, जो मतलब बेफालतू का मतलब जो खराब पानी जो जा रहा है, बह रहा है सड़कों में या फिर कहीं तालाब वगैरह में जा रहा है, उसको आप ट्रीटमेंट कीजिए, मतलब उसको पहले फिल्टर कीजिए, माने साफ़ सुथरा कीजिए। आपके द्वारा जितना हो सकता है आप उसको उतना फिल्टर कीजिए, ठीक है। सीवेज ट्रीटमेंट, ठीक है, जो घरों के द्वारा जो जा रही है, घर के नाली से जो जा रहा है पानी, उसको आप हर संडे को आप ऐसा रूटीन मान लीजिए कि जैसे गांव में नली है, जैसे हम लोग का ही गाँव में नली है ना, रोड के किनारे। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग महीना में या फिर हफ्ता में पैसा कलेक्ट कर लेते हैं और कुछ लोगों को बुलाते हैं, 1-2 लोगों को गाँव के ही है, और क्या करते हैं, उन लोगों को बोलते हैं कि नली को यहाँ से एकदम लगभग 100 मीटर का है, उसको एकदम साफ़ कर दो, और वहाँ से जो कचरा वगैरह है सब वो सब निकाल देता है, जाकर दूर में फेंक देता है। इस तरह से एकदम नली साफ माने क्या होता है, साफ भी हो गया। तो इस तरीके से हम लोग सीवेज ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट ट्रीटमेंट, अब इंडस्ट्रियल वाला तो हम लोग तो नहीं जाएंगे ना फैक्ट्री वाला साफ करने, तो वो तो फैक्ट्री वाला का ही काम रहेगा। अब उन लोग कमा रहा है, पैसा कमा रहा है, तो कुछ तो एनवायरनमेंट के लिए देना होगा ना समय। तो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट ट्रीटमेंट है ना, तो ये सब भी हो गया। जो इंडस्ट्रीज की जो केमिकल्स वगैरह निकाला जा रहा है, उसको पहले सरकार ने भी कहा है कि आप फैक्ट्री सबको ये आदेश दिया कि आप जो कचरा निकाल रहे, जैसे मैंने एयर पोल्यूशन में भी आपको बताया था, है ना, तो वहाँ भी मैंने आपको बताया था, सरकार ने कहा था कि चिमनियों के माध्यम से जो आप काला धुआं निकाले उसको फिल्टर करके निकालिए, और चिमनी को थोड़ा और ऊंचा बनाइए, ठीक है, और ऊंचा, ताकि वो माने एनवायरनमेंट के थोड़ा ऊपर में जाकर के गैस को छोड़े, ताकि सांस लेने में दिक्कत ना हो। और उसी तरीके से वाटर पोल्यूशन में भी सरकार ने कहा है कि आप अपने कचरा को कहाँ भी बहाइए, उसका कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिल्टर करके बहाइए, उसमें जो केमिकल्स है उसको फिल्टर करके। उसके बाद जो होता है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है अभी आगे देखेंगे। वाटर शेड मैनेजमेंट, ये सब तरीका, ठीक है, जिसके माध्यम से हम वाटर पोल्यूशन को थोड़ा बहुत हद तक कंट्रोल कर सकेंगे, ठीक है। समझ रहे हो ना। तो ये सब आप लोग लिख सकते हैं एक बार खाली मन ही मन पढ़ लेने से, और अभी तो मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद देखिए सरकार ने क्या कदम उठाया। सरकार ने फिर वही कहा है, ये वाटर पोल्यूशन एंड कंट्रोल एक्ट 1974, याद रखिएगा। नॉइज पोल्यूशन वाला कितना था, सन 2000। एयर पोल्यूशन का कितना था, 1981, और वाटर पोल्यूशन का 1974। नहीं भी याद रखेंगे कोई बात नहीं, क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो इसका क्या था, इसमें क्या क्या बताया गया था, इसमें बहुत कुछ बताया गया था, ठीक है, लेकिन कुछ की पॉइंट्स मैंने उठा करके लिखा यहाँ पर। रेगुलेट्स इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, जिस तरीके से मैंने आपको वहाँ बताया था एयर पोल्यूशन में कि इंडस्ट्रीज़ के द्वारा जो इमिशंस जो हो रहा है उसको रेगुलेट करना, वो कंपनी का काम है, वो इंडस्ट्री का ही काम है, वो जो इसको वो ऐसा कर सकता है, हम लोग का काम नहीं है। सेट स्टैंडर्ड्स फॉर वाटर क्वालिटी, अब जिस तरीके से एयर में था कि सेट स्टैंडर्ड्स फॉर एयर क्वालिटी, उसी तरीके से सेट स्टैंडर्ड्स फॉर वाटर क्वालिटी। देखिए अगर कोई नए स्टूडेंट हमारे वीडियो देख रहे हैं जिसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या इसे बार बार बीच का कहाँ से क्या उठा के ले रहा हूँ, तो आप लोग इसका मतलब एयर पोल्यूशन वाला वीडियो नहीं देखें, या मतलब यूनिट 1 और यूनिट 2 का वीडियो नहीं देखें, दोनों ही यूनिट 1 यूनिट 2 एक ही वीडियो में, ठीक है। इससे पिछला वाला जो हमने वीडियो अपलोड किया था उस वीडियो को जाकर के इसके बाद देख लीजिएगा, दोनों सेम है, मतलब एयर की जगह वाटर हो गया यहाँ पर, ठीक है, और इसमें नॉइज पोल्यूशन आ गया। उसके बाद देख लीजिए प्रोवाइड फॉर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, वही है, ठीक है। तो ये सब सरकार ने कहा कि आप ये सब कीजिए, हम लोग के लिए भी, मतलब पब्लिक के लिए भी, और फैक्ट्रीज वगैरह के लिए भी, इंडस्ट्रीज़ के लिए भी, सबको यही ऑर्डर दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग का इंपॉर्टेंस को बताना, क्यों हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते। अब हम लोग के यहाँ तो बहुत कम होता है, ना के बराबर, लेकिन जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी, वहाँ पर ये आप जा करके देख सकते हैं, राजस्थान वगैरह में आप जा करके देख सकते हैं, वहाँ पर छत में ही टंकी लगा करके, या फिर छत का जितना भी पानी वो सबको नीचे ला करके वो लोग नीचे अंडरग्राउंड टंकी बनाया। जिस तरीके से पेट्रोल पंप देखे उस तरीके से उन लोग के घर के नीचे में टंकी रहता है ना, छत का सारा पानी कलेक्ट करता है, स्टोर करता है नीचे अंडरग्राउंड टंकी में। तो जहाँ पर पानी का दिक्कत है वही लोग इसकी समस्या को समझ सकते हैं, ठीक है, वही लोग इसका दुख को समझ सकते हैं। जहाँ पर पानी का कोई कमी नहीं, दिन भर खदान से पानी निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ का लोग कहाँ से समझ पाएंगे हैं पानी का कमी क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग से आप क्या समझ, मैंने इसका इंपॉर्टेंस को बताना है, तो मतलब क्यों करते हैं। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिंपल सा टू कंजर्व वाटर, पानी को बचाने का एक तरीका है, ठीक है। ये क्या करता है, रिड्यूस द रिस्क ऑफ फ्लडिंग, ठीक है। ये क्या करता है, अब पानी को हम बचा रहे, तो एक तरीके से हम बाढ़ आने का कारण क्या है, अत्यधिक पानी, जैसे हम लोग दिल्ली मुंबई में देखे होंगे, जरा सा क्या पानी आ जाता है पूरा बाढ़ आ जाता है, घुटना तक पानी भर जाता है। इसका कारण क्या है, वहाँ पर कम पानी है, मतलब गड्ढा वाला इलाका है कि वहाँ पर, अब हर जगह नहीं है ना, बस छोटे छोटे जगहों पर
गली मोहल्लों में पानी भर जाता है। तो ये बाढ़ का भी कारण बनता है अगर आप उस पानी को मैनेज मतलब स्टोर करके नहीं रख रहे या फिर उसका एक सही तरीके से आप मैनेजमेंट नहीं कर रहे, ठीक है, तो वो बाढ़ का भी कारण बन सकता है, रिस्क ऑफ फ्लडिंग, ठीक है। तो इसके प्रभाव को कम करने के लिए, ठीक है, रिस्क ऑफ फ्लडिंग को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं। टू इम्प्रूव वाटर क्वालिटी, आप पानी का क्वालिटी को भी हैं, अगर मान लेते कहीं पर पानी का ख़राब क्वालिटी का पानी मिल रहा है तो वहाँ पर हम पानी को कम से कम बरसात का पानी को स्टोर करके उसको हम सही तरीके से उसका वाटर का क्वालिटी को क्लियर करके हम उसको यूज में ला सकते हैं, ठीक है, यानी टू इम्प्रूव वाटर क्वालिटी। समझ में आ गया? रेन वाटर हार्वेस्टिंग जोड़ जाड़ के लिख सकते हैं, ज़्यादा नहीं, ये सब 3 मार्क्स का आएगा, क्या ये सब, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन का कॉजेज लिखना और उसका क्या प्रभाव है वो लिखना है। सॉइल पोल्यूशन माने मृदा का प्रदूषण होना, तो इसको भी आप लोग लिख सकते हैं। इसका डिफिनेशन मैं डिफिनेशन नहीं बताऊंगा, क्या डिफिनेशन बताऊंगा, सब लोग अपना मन से कुछ भी लिखेंगे, कोई 2 लाइन लिखेगा उसका भी सही है, कोई 1 लाइन माने कोई 1 पेज भर देगा उसका भी सही है। बात तो सही है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप एग्जाम्पल देके इसको कर सकते हैं, है ना। उसका सॉइल पोल्यूशन का पोल्यूटेंट्स का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। अधिकतर अभी बताएंगे क्या क्या है, जैसे कॉजेज, यही आपका सोर्स भी हो जाएगा, ठीक है, जैसे फर्टिलाइजर हो गया, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स। अधिकतर जो सॉइल प्रदूषण का जो माने सॉइल पोल्यूशन का जो कारण है वो आपका खेती से, ठीक है, खेती से, खेती में ही ये सब यूज़ किया जाता है, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर, इंडस्ट्रियल वेस्ट, है ना। चलिए ये सब हो गया, कॉजेज समझ में आ गया। इफेक्ट देखते हैं क्या प्रभाव पड़ता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। सॉइल प्रदूषण का यानी सॉइल पोल्यूशन का इफेक्ट्स क्या क्या है। इसका इफेक्ट है मिट्टी को प्रदूषित कर रहा है तो मिट्टी को ही ये नुकसान पहुंचाएगा। सॉइल डिग्रेडेशन, मृदा का देखे होंगे आप लोग बरसात के दिनों में जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं है, अधिकतर जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं है वहाँ का जो जब पानी गिरता है वहाँ पर बरसात के दिनों में पानी जब गिरता है तो वहाँ के मिट्टी को संगे संग बहाले ले जाता है, बहाले ले जाता है, सड़क के किनारे ले जमा कर देता है। तो ये क्या, उस जगह से मिट्टी को हटा करके दूसरा जगह उसको ले आना, यानी मिट्टी का कटा हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, वो भी सॉइल डिग्रेडेशन उसको कहते हैं, ठीक है। तो ये किस कारण से हो रहा है, ये सॉइल का पोल्यूशन। तो सॉइल प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण है कि पेड़ कटाओ, अगर सॉइल को क्लीन रखना है, सॉइल को बचा करके रखना है तो पेड़ पौधे लगाइए, ताकि पेड़ पौधे हर चीज़ का सोल्यूशन कर देते हैं। वाटर पोल्यूशन, अगर हमारा मृदा ही, अगर हमारा मिट्टी ही पोल्यूट हो गया, खराब हो गया, तो वही मिट्टी जा करके फिर नदी नाला ये सब में जाएगा, जिस कारण से वाटर पोल्यूशन का कारण बनेगा। फिर एयर पोल्यूशन का कारण बनेगा। फिर अगर वो मिट्टी में उपजा हुआ कोई भी सब्जी वगैरह को अगर आप खाएंगे तो ह्यूमन हेल्थ इम्पैक्ट, मनुष्य का शारीरिक हेल्थ खराब होगा, है ना। तो ये सब हो गया दोस्तों, तो ये हो गया उसका इफेक्ट, सॉइल पोल्यूशन का प्रभाव। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और एक लास्ट क्वेश्चन था कि आप सॉइल प्रदूषण को कैसे आप उसको रोक सकेंगे। रोक तो नहीं सकेंगे, थोड़ा बचाव कर पाएंगे, प्रिवेंटिव मेजर्स, ठीक है, उसका क्या क्या कदम है। तो आप क्या करेंगे, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट करके फर्टिलाइजर हो गया, इंसेक्टिसाइड्स, ये सब का मैनेजमेंट करके। ऑर्गेनिक फार्मिंग को आप, है ना, बढ़ावा दीजिए, है ना। अरे फिर सॉइल टेस्टिंग आप समय समय पर, किसान लोग हैं आप लोग, यहाँ पर तो खेती उतना नहीं होता है, जहाँ पर होता है वहाँ पर आप लोग देखिएगा, जहाँ पर बड़े बड़े लार्ज एरिया में खेती होता है, ठीक है, वहाँ पर आप लोग देखिएगा कि किसान लोग अपने खेत का मतलब बहुत माने अच्छा तरीके से मतलब लोग देखभाल करता है, केयर करता है। मतलब जिस तरह घर का कोई बच्चा है उस तरीके से उन लोग अपना खेत का मतलब क्या करता है, उन लोग केयर करता है, देखभाल करता है, समय समय पर जाता है, उसका मिट्टी की क्वालिटी को मेजर करता है, चेक करता है ना, और देखता है कि हमारा मिट्टी अभी खेती करने के लायक है क्या नहीं है, उसमें और कुछ मिलावट करता मतलब मिलाता है, अगर अच्छा अच्छा खाद वगैरह डालता है, ठीक है, पानी गिरता है अच्छा से, पानी नहीं है तो पानी खुद से देता है, ट्रैक्टर वगैरह, ड्रोन से भी पानी गिरवाया जाता है, आप लोग देखे होंगे ड्रोन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये सब क्या होगा, सॉइल टेस्टिंग के अंदर में आ जाएगा। फिर इफिशिएंट फर्टिलाइजर यूज, अगर आपका खेत में उर्वरा शक्ति कम हो गया तो आप फर्टिलाइजर का यूज़ कीजिए, तो कम मात्रा में कीजिए, पर्याप्त मात्रा में कीजिए इफिशिएंट फर्टिलाइजर यूज। तो ये मतलब हम बहुत मतलब कहीं हद तक हम सॉइल पोल्यूशन को हम रोक सकते हैं, ठीक है, कई हद तक रोक सकते हैं, केवल आपके मन पर डिपेंड करता है सब कुछ। तो प्रिवेंटिव मेजर्स हो गया। तो दोस्तों आई होप कि मैंने आपको सब कुछ समझा दिया अच्छे तरीके से। अगर आपको समझ में आ गया, इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप सेंड कर दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। टेलीग्राम ग्रुप का नाम में आपको पता है ना, वो वाला नहीं, रुपेश महतो एजुकेशन सेंटर, उसमें नहीं, PSM जोन में, क्या PSM जोन, टेलीग्राम में सर्च कीजिए, एकदम सर्च करने पर आ जाएगा फिक्स से 100%। टेलीग्राम ग्रुप में PSM जोन सर्च कीजिए, वहाँ पर इसका PDF मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। इससे पिछला वाला वीडियो का मैं आपको PDF सेंड कर दिया हूँ, आप जा करके देख सकते हैं, इसका भी PDF मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए हमारे मेहनत पर,
एक तो लाइक बनता ही है। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है एग्जाम का, सबको थोड़ा थोड़ा पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। बहुत बच्चे आपको पता होगा, मैंने आपको नहीं पता होगा, आपको तो सोर्स मिल जा रहा है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अभी तो कुछ नहीं पढ़े, है ना, छटपटा रहे एकदम, तो कम से कम उनको भी थोड़ा बहुत तो मदद मिल ही जाएगा, है ना। आप लोग ये सब क्या है, तेज बच्चा के लिए सब थोड़ी है, तेज बच्चा ये सब अपने से जा करके लिखेगा, कोई ये सब मैंने याद नहीं रखेगा। लेकिन जो कम से कम सोच रहा है कि हमको कहीं से थोड़ा कुछ मिल जाए जिससे हम कम से कम पास नंबर ले आएंगे, उसके लिए ये सब कि आप थोड़ा रीडिंग करके ये सब 2-3 को पॉइंट जा करके लिख भी देंगे। अगर जिट्टू इसको छाप भी दे देंगे ना, छाप भी लेंगे ना, तो आपको 3 में से 2 नंबर फिक्स देवे करेगा, है ना, फिक्स देगा, क्योंकि आप सटीक लिख रहे हैं, सटीक आंसर के लिए पेज देखा नहीं जाता है कि कितना पेज आप भरे है, ठीक है। इसीलिए तो हम लोग आप लोग देखे होंगे कि हम लोग जब 9-10 में थे तो हम लोग टीचर बोलते थे कि तुम लोग पेज नहीं भरना, तुम लोग पॉइंट वाइज लिखना, पॉइंट वाइज। जैसे कुछ हिस्ट्री का क्वेश्चन रहता तो हम लोग क्या करते थे, सर देखते थे कोई बच्चा पूरा पेज 3 पेज भर दिया है तो उसको नंबर नहीं देते, कोई इतना पढ़ने का समय नहीं। और वहाँ आप यदि पॉइंट वाइज लेकिन पॉइंट नंबर 1 लिखकर एक लाइन, पॉइंट नंबर 2 लिखकर एक लाइन, पॉइंट नंबर 3, इस तरह से 5 को 6 को पॉइंट लिख दिया ना, टीचर खुश, बस। इसको पढ़ने में भी मजा आएगा टीचर को कि हाँ इसका आंसर बहुत अच्छा लिखा है, ये वाला, हाँ ये वाला मिल रहा है, ये पॉइंट ठीक है, ये वाला था। तो इस तरह से उसको मैंने जानकारी मिल जाएगा कि आपको उसके बारे में पता है, ठीक है। महाभारत भरने से नंबर नहीं मिलता है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब तो करना ही है ना। इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं, हमारे फैमिली में जुड़ ही सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक पढ़ते रहे। परीक्षा के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।